फ्रेंड्स, मिशन आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को पढ़ लिया है। अब हम अपने इस लेक्चर में रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि आखिर किन आधारों पर सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। यह हमारे इस लेक्चर का जो लेक्चर सीरीज है उसका पार्ट 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि यह सिद्धांत जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वह कहता है कि राज्य एक मानवीय संगठन है और राज्य का निर्माण मनुष्यों ने मनुष्यों के लिए आपसी सहमति से किया है। हमने देखा था कि इस सिद्धांत की स्पष्ट अभिव्यक्ति हॉब्स एवं लॉक तथा रूसो के विचारों में मिलती है। यहाँ पर हमने हॉब्स और लॉक को पढ़ लिया है। अब हम रूसो के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जैसा कि देखा था इन तीनों विचारकों ने अपने सिद्धांत को किस प्रकार से दिया है। इन्होंने सबसे पहले एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था थी जिस समय किसी भी प्रकार की कोई भी सत्ता अस्तित्व में नहीं थी, और इस प्राकृतिक अवस्था का अंत एक सामाजिक समझौते के द्वारा होता है और जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण होता है। साथ ही इस प्रक्रिया में सभी लोगों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों को समर्पित कर दिया था, जिससे कि जो राजनीतिक सत्ता स्थापित होती है उसके द्वारा इनके प्राकृतिक अधिकारों को सामाजिक अधिकारों का रूप दिया जा सके। फ्रेंड्स, हमने इन सब बातों को गहराई से डीप में अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया है। इस लेक्चर में अब हम सीधे रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, रूसो, जिसका पूरा नाम जीन जैक्स रूसो था, यह 18वीं शताब्दी का विचारक था और यूरोप में स्विट्जरलैंड का यह विचारक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पैदा हुआ था। इसकी विशेषताओं की बात करें तो रूसो के चिंतन ने 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसको प्रभावित किया था। रूसो ने 2 नारे दिए थे। हालांकि उसने नारे तो कई दिए थे, पर जो 2 बहुत ही फेमस हैं वो हैं प्रकृति की ओर लौटो और स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, बैक टू नेचर एंड लिबर्टी इक्वलिटी और फर्टेनिटी। ये 2 इसके फेमस नारे हैं। इसकी बुक्स की बात करें तो इसकी जो फेमस बुक्स हैं वो हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमाइल और द ओरिजिन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, फैमिली एंड स्टेट। रूसो का राजनीतिक चिंतन में योगदान देखा जाए तो इसे आधुनिक लोकतंत्र का पिता कहा जाता है। साथ ही रूसो ने ही बताया कि जो संप्रभुता है वह जनता के पास होती है। इस प्रकार से यह जन संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादक था। साथ ही इसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल विल भी दी है। सामान्य इच्छा वह इच्छा होती है जो स्वार्थ से मुक्त होकर के की जाती है। ऐसी इच्छा जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं होता, किसी भी प्रकार का हमारा स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। फ्रेंड्स, रूसो की जो बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में प्रकाशित हुई थी, उसमें ही इसने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को दिया है। जो रूसो का सिद्धांत है वह हॉब्स और लॉक के सिद्धांत से एक तरफ अलग, तो दूसरी ओर उसमें दोनों के तत्व कहीं ना कहीं हमें विद्यमान दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त रूसो ने जिस प्रकार से अपने सिद्धांत की व्याख्या की है वह लोकतंत्र का अग्रदूत बन जाता है। वह लोकतंत्र का अग्रदूत किस प्रकार से बन जाता है, यह जब हम अभी उसके सामाजिक समझौते को सिद्धांत को पढ़ेंगे तब हमें देखने के लिए मिलेगा। मानव स्वभाव। आखिरकार रूसो ने अपने सिद्धांत में मानव स्वभाव की व्याख्या किस प्रकार से की है। तो रूसो कहता है कि मानव स्वभाव जो है वह 2 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, नैसर्गिक प्रवृत्तियां
और बुद्धि। और यह नैसर्गिक, वह कहता है कि यह नैसर्गिक प्रवृत्तियां भी दो प्रकार की होती हैं, अहम और दया की भावना, ईगो एंड सिंपथी। और जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है उसका अहम भी बढ़ता जाता है और वह स्वार्थी होता चला जाता है। किंतु उसकी बुद्धि के विकास के साथ साथ उसकी दया की भावना का भी विकास होता है और इस दया की भावना से ही समस्त सामाजिक गुणों का जन्म होता है। और वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में यह भावना ही मनुष्य के आचरण को नियमित करती थी, नियंत्रित करती थी। इसी के कारण मनुष्य इस सिद्धांत के अनुसार आचरण करते हैं कि अपना हित का साधन करो किंतु दूसरों की कम से कम संभव हानि हो। आइए इसे थोड़ा सा समझते हैं। वह कहता है कि मानव का जो स्वभाव है वह दो तत्वों से मिलकर के बना, उसमें दो तत्व हैं, एक नैसर्गिक प्रवृत्तियां और दूसरी बुद्धि, इंस्टिंक्ट्स और रीजन। साथ ही जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, अहम, ईगो, और दया की भावना, सिंपथी। और वह कहता है कि जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे उसकी अहम की भावना का भी विकास होता है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है उसका अहम भी बढ़ता चला जाता है और जब उसका अहम बढ़ता है तो स्वार्थी होता चला जाता है। किंतु उसकी बुद्धि के विकास के साथ साथ दया की भावना का भी विकास होता है। यानी बुद्धि बढ़ती है तो अहम भी बढ़ता है और दया की भावना का भी विकास होता है और इस दया की भावना से ही समस्त सामाजिक गुणों का जन्म होता है। इससे ही समस्त सामाजिक गुणों का जन्म होता है। ठीक है, समस्त सामाजिक गुणों का जन्म होता है और प्राकृतिक अवस्था में यह भावना ही मनुष्य के आचरण को नियमित करती थी। इसी के कारण प्राकृतिक अवस्था का जो मनुष्य है वह यह सोचता था कि अपने हित का तो साधन करूं, क्योंकि उसके अंदर अहम था और वह स्वार्थी था, इसलिए वह यह सोचता था कि अपने हित का तो साधन करूं, किंतु उसके अंदर दया की भावना का भी विकास हो रहा था, इसलिए वह यह सोचता है कि दूसरों की कम से कम संभव हानि हो। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से क्या देखा कि मानव के स्वभाव के अंदर दो प्रवृत्तियां विद्यमान थीं, एक नैसर्गिक प्रवृत्तियां और बुद्धि। ये दो तत्व हैं मानव के स्वभाव में और जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है उसके अंदर अहम भी बढ़ता जाता है और वह स्वार्थी होता चला जाता है। लेकिन इस बुद्धि के विकास के साथ साथ उसके अंदर दया की भावना का भी विकास होता है और इस दया की भावना से ही सभी सामाजिक गुणों का जन्म होता है। और प्राकृतिक अवस्था में यही भावना ही क्रियाकलाप तो उसके जो आचरण थे उसको निमित्त करती थी। अब देखिए, चूंकि उसका अहम बढ़ा है, वह स्वार्थी होता चला जा रहा है, इसलिए वह यह सोचता था कि अपने हित का साधन करूं, परंतु उसके अंदर बुद्धि के साथ साथ दया की भावना का भी विकास हो रहा था, इसलिए वह साथ में यह भी सोचता था कि दूसरों की कम से कम संभव हानि हो। तो ये है रूसो के मानव स्वभाव के बारे में विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक अवस्था के बारे में रूसो के क्या विचार है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ना तो केवल अच्छा है और ना बुरा, वह सभ्य बर्बर है। यहाँ पर सभ्य बर्बर होगा, ठीक है, वह सभ्य बर्बर है, नोबेल सेवेज है। कैसा है? नोबल सेवेज है, NOBLE नोबल और SAVAGE क्या है? नोबल सेवेज है। तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ना तो केवल अच्छा है और ना बुरा, वह सब नोबल सेवेज है। वह कहता है कि मनुष्य जंगली है, उसने किसी सभ्यता का विकास नहीं किया है, किंतु वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को 3 भागों में बांटा है, एक आदिम अवस्था, कृषि अवस्था और तकनीकी या वैज्ञानिक अवस्था। आदिम अवस्था के बारे में रूसो क्या कहता है। अब देखिए, प्राकृतिक अवस्था से लेकर के वर्तमान की अवस्था तक वह किस प्रकार से अपने सिद्धांत को देता है। पहले वो सबसे पहले आदिम अवस्था की बात करता है, फिर कृषि अवस्था की, फिर वैज्ञानिक अवस्था की, जो कि अभी चल रही है। तो आदिम अवस्था के बारे में रूसो क्या कहता है। आदिम अवस्था में कहता है कि आदिम अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण समानता
एवं पूर्ण बंधुत्व की अवस्था थी। कैसी थी? पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण समानता एवं पूर्ण बंधुत्व की अवस्था थी। इसमें सभी लोग, स्त्री पुरुष, अकेले रहते थे। किसी भी प्रकार का कोई परिवार नहीं था। और साथ ही इस अवस्था में मनुष्य में बुद्धि का भी उदय नहीं हुआ था। उसमें केवल नैसर्गिक प्रवृत्तियां ही थीं और यही उसके जीवन को निर्धारित करती थी। इस अवस्था में मनुष्य के एक दूसरे के से न कोई नैतिक संबंध थे और न ही उनको अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान था। और चूंकि उनको अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं था, इसलिए इस समय ना तो कुछ सदाचार था और ना ही कुछ दुराचार। रूसो कहता है कि इस प्रकार से यह जो अवस्था थी, यह पूर्ण आनंद की अवस्था थी। किंतु वह कहता है कि जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ, बुद्धि के विकास के साथ साथ वह कृषि अवस्था में प्रवेश करता चला गया। तो अब मनुष्य जो है, तो बुद्धि के विकास के साथ ही आदिम अवस्था से किस अवस्था में पहुंच गया? कृषि अवस्था में। अब देखते हैं कृषि अवस्था के बारे में। कृषि अवस्था में परिवारों का उदय हुआ और परिवारों के उदय के साथ साथ स्वार्थ की भावना का भी उदय हुआ, क्योंकि अब लोगों के बीच में मन में यह भावना आने लगी कि यह मेरा परिवार है या तुम्हारा परिवार है या मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्ची है ना। तो जैसे जैसे परिवार की भावना का उदय हुआ, साथ साथ स्वार्थ की भावना का भी उदय हुआ। अब जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे अब केवल प्राकृतिक संसाधनों, फल आदि से तो काम चलने वाला नहीं था। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ। रूसो कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति का उदय दो रूपों में हुआ, फर्स्ट भूमि और सेकंड कृषि उपज। रूसो लिखता है कि वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक तथा कहा कि यह मेरी भूमि है, और जिसका अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था। रूसो कहता है कि अगर व्यक्तिगत संपत्ति की स्थापना नहीं होती तो मानव समाज में जो दोष आज परिलक्षित होते हैं, जैसे कि हिंसा है, युद्ध है, अपराध है, वे ना होते। वो कहता है कि अब आदिम अवस्था की जो समानता थी वह भंग हो चुकी थी, क्योंकि अब तो व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हो चुका था। किसी के पास अधिक संपत्ति थी, किसी के पास कम संपत्ति थी। हर व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को लेने का भी प्रयास कर रहा था। उसके अंदर स्वार्थ की भावना थी, सभी चाह रहे थे कि हमारी संपत्ति अधिक से अधिक बढ़ जाए। तो वह कहता है कि अब आदिम अवस्था की समानता भंग हो गई थी। मनुष्यों में ऊंच नीच का भाव भी पैदा हो गया था। इन कारणों से इसी अवस्था में नीति तथा दंड विधान की आवश्यकता महसूस होती। लेकिन अब देखते हैं, वो कहता है कि अभी तक लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं बढ़ी थी, और अगर मनुष्य यहीं पर रुक जाता तो सब ठीक होता, क्योंकि यह अवस्था रूसो के अनुसार कई दृष्टियों से सर्वोत्तम थी। परंतु विकास का क्रम अथवा मानवता का पतन यहीं पर नहीं रुका। अब मनुष्य की बुद्धि के विकास के कारण ही वैज्ञानिक तकनीकों का विकास हुआ। अब देखिए, अब वह तकनीकी और वैज्ञानिक अवस्था की बात करता है। तीसरी अवस्था, वह कहता है कि मनुष्य की बुद्धि के विकास के कारण ही वैज्ञानिक तकनीकों का विकास हुआ और परिणाम स्वरूप उद्योग धंधों का विकास हुआ। ठीक है, जैसे जैसे वैज्ञानिक तकनीकों का विकास हुआ, उद्योग धंधों का विकास हुआ, और इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में दो वर्ग आ गए, नंबर 1 पूंजीपति वर्ग और नंबर 2 श्रमिक वर्ग। ठीक है, हमने क्या देखा कि पूंजी के उदय के साथ ही समाज में दो वर्गों का उदय हो गया, पूंजीपति वर्ग का और श्रमिक वर्ग का। अब क्या होता है जब समाज में दो वर्ग हो जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग नंबर 1 पे और नंबर 2 पे श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो पूंजीपति वर्ग था इस श्रमिक वर्ग का क्या कर देता है, शोषण प्रारंभ कर देता है। ये जो पूंजीपति वर्ग था इस श्रमिक वर्ग का शोषण प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण प्रारंभ कर देते हैं, तब श्रमिकों ने स्वयं को शोषण से मुक्त करने के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। अब श्रमिकों ने क्या प्रारंभ कर दिया, संघर्ष प्रारंभ कर दिया, जिससे यह युग जो है
वह पूर्ण अशांति का युग हो गया। और जब यह युग पूर्ण अशांति का युग हो गया, तब धनिकों को, जो पूंजीपति वर्ग था, उसको भय पैदा हुआ कि हमारी संपत्ति अब कहीं चली ना जाए, कहीं ये लोग हड़प ना लें। तब उन्होंने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए समाज की स्थापना की। क्या की? समाज की स्थापना की। लेकिन उन्होंने कहा क्या? अब देखिए, उन्हें भय क्या था कि हमारी संपत्ति चली न जाए, इसलिए उन्होंने क्या की? समाज की और कानून की, न्याय व्यवस्था की स्थापना की, समाज की स्थापना की। लेकिन वो कहते क्या हैं? उन्होंने कहा कि न्याय और शांति की स्थापना के लिए तथा अशक्तों की शक्तिशाली से रक्षा करने हेतु हमें एक सर्वोच्च सत्ता की स्थापना करनी चाहिए। और इस प्रकार से वो एक समाज की, सिविल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। देखिए, पूंजीपति वर्ग चाह क्या रहा था? 1 सेकंड। देखिए, पूंजीपति वर्ग चाह क्या रहा था? यह वर्ग चाह रहा था कि हमारी संपत्ति की रक्षा हो। ये क्या है कि रक्षा चाह रहा था? अपनी संपत्ति की रक्षा चाह रहा था। लेकिन इसने कहा क्या? इसने समाज की स्थापना हेतु अपना तर्क क्या दिया? इसने कहा कि न्याय तथा शांति की स्थापना के लिए और अशक्तों की शक्तिशाली से रक्षा के लिए हमें एक सर्वोच्च सत्ता की स्थापना करनी चाहिए। और उसने समाज की स्थापना की, और इस प्रकार से समाज, सिविल सोसाइटी स्थापित होती है। और निर्धनों ने क्या समझा? इस श्रमिक वर्ग ने, इन निर्धनों ने क्या समझा? इन्होंने समझा कि हमें तो भैया स्वतंत्रता मिल रही है, समाज की स्थापना हो रही है, वहाँ हमें भी न्याय मिलेगा, हमारे भी राइट्स होंगे, है ना, हमें भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें तो स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है, और इसी आशा में उन्होंने बेड़ियाँ पहन ली। अब मनुष्य अपनी आदिम अवस्था से पूर्णतः स्वतंत्र। अब हम देखते हैं कि जहाँ मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में पूर्णतः स्वतंत्र था, अब वह पूर्णतः परतंत्र था। इसीलिए रूसो लिखता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, परंतु वह सर्वत्र बंधनों में आबद्ध है। मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। देखिए, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब दो वर्ग पैदा हो गए, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, तो पूंजीपति वर्ग ने श्रमिकों का शोषण प्रारंभ कर दिया, और परिणाम स्वरूप श्रमिकों ने स्वयं को शोषण से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, जिससे यह युग पूर्ण अशांति का युग हो गया। और धनिकों ने निर्धनों से अपनी संपत्ति की रक्षा करने हेतु समाज तथा कानूनों की स्थापना की। किंतु उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि न्याय तथा शांति की स्थापना के लिए और अशक्तों की शक्तिशाली से रक्षा करने हेतु हमें एक सर्वोच्च सत्ता की स्थापना करनी चाहिए। और इस प्रकार समाज स्थापित हुआ। बेचारे ने, जो निर्धन थे, उन्होंने समझा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो रही है, और इसी आशा में उन्होंने बेड़ियाँ पहन ली। हमने देखा कि मनुष्य जहाँ अपनी आदिम अवस्था में पूर्णतः स्वतंत्र था, परंतु अब वह पूर्णतः परतंत्र था। इसीलिए रूसो लिखता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, परंतु वह सर्वत्र बंधनों में आबद्ध है। मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। अब देखिए, समाज की स्थापना तो धनिकों ने अपनी संपत्ति की रक्षा हेतु कर दी। अब प्रश्न यह था कि मनुष्य सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए भी किस प्रकार से स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता था। देखिए, समाज की स्थापना का प्रश्न नहीं रह गया था, क्योंकि समाज की स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी। और अब यह संभव भी नहीं था कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था को लौट जाए। जिस समाज की स्थापना हो चुकी है, उसको भंग करके वह प्राकृतिक अवस्था में लौट जाए, ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि शताब्दियों के विकास के कारण उसके स्वभाव में इतने अधिक परिवर्तन हो गए थे कि वह फिर से वैसा नहीं हो सकता था जैसा कि वह मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में था। तो अब इस खोई हुई स्वतंत्रता एवं समानता की प्राप्ति हेतु केवल एक ही रास्ता शेष बचता है, और वह यह है कि मनुष्य सामाजिक समझौता कर ले। ठीक है, यह समझौता पूंजीपति वर्ग और ये जो श्रमिक वर्ग है, इन दोनों के बीच में होता है। यही है वो सामाजिक समझौता, है ना। तो अब मनुष्य के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि जो दोनों वर्ग हैं, ये आपस में क्या कर लें? एक सामाजिक समझौता कर लें। इस प्रकार से मनुष्य के सामाजिक समझौते के द्वारा एक नए राज्य का निर्माण करता है। जो मनुष्य हैं, ये सामाजिक समझौते के द्वारा एक नए राज्य का निर्माण करते हैं, जो आदर्श राजनीतिक राज्य है, जिसमें मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों ही सुरक्षित रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आखिरकार यह समझौता किसका तरीका क्या है? समझौता होता किस प्रकार से है?
रूसो के शब्दों में समझौता निम्नलिखित है: ईच ऑफ अस puts his person and all this power in common under the supreme direction of the general will and in our corporate capacity. We receive each member as an individual part of the whole. क्या समझौता? तो रूसो के शब्दों में समझौता इस प्रकार से है: Each of us puts his person and all this power in common under the supreme direction of the general will and in our corporate capacity. We receive each member as an individual part of the whole. हिंदी में यदि इसे देखें तो प्राकृतिक अवस्था में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में अपने ऊपर शासन करने के अधिकार को सौंपता है और उसे जीवित समाज के अविभाज्य अंग के रूप में पुनः प्राप्त कर लेता है। क्या है? देखिए, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाला जो प्रत्येक मनुष्य है वह सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में अपने ऊपर शासन करने के अधिकार को सौंपता है और उसे जीवित समाज के अविभाज्य अंग के रूप में पुनः प्राप्त कर लेता है। अब ये समझौता आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इसे अब हम आगे समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि आखिरकार रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत है क्या। देखिए, इस समझौते की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को समर्पित कर देता है। उसके पास कोई भी अधिकार बचते नहीं है, सभी अधिकारों को समर्पित कर देता है। और दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित नहीं करता। जैसे कि हमने हॉब्स और लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में देखा था कि वो अपने ही बीच के किसी एक व्यक्ति को अपने सभी अधिकारों को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं और उसे शासक बना देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में देखा कि वह यहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित नहीं करते बल्कि संपूर्ण समाज को अर्पित करते हैं। आइए इसे थोड़े से और अच्छे समझते हैं कि आखिरकार इन विशेषताओं का इफेक्ट क्या होता है। देखिए, इन दो विशेषताओं के कारण ही समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान दशाएं हैं, है ना। सभी व्यक्ति ने अपने अधिकारों को पूरे समाज को समर्पित कर दिया है, तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान दशाएं। यहाँ पर किसी को प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है, तो इसमें किसी का भी लाभ नहीं है कि वह दूसरों के लिए इनको खराब बनाए। इसी कारण समझौते के द्वारा जो संगठन स्थापित होता है वह प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है। अंत में क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को सभी को अर्पित कर देता है, इसलिए रूसो कहता है कि कोई भी किसी को अपने अधिकार अर्पित नहीं करता। इस प्रकार मनुष्य अपने अधिकारों को देकर भी उन्हें पा लेता है। इससे अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार से मनुष्य अपने अधिकारों को देकर भी उन्हें कैसे पा लेता है। देखिए, जो यहाँ पर जो मनुष्य रहते हैं वो अपने अधिकार को किसे सौंप देते हैं, सोसाइटी को सौंप देते हैं। SOCIETY, ये अपने अधिकार किसको सौंप देते हैं, सोसाइटी को सौंप देते हैं, ठीक है। और ये सोसाइटी जो है ना, सभी के लिए समान है, समाज ही है, आप भी समाज के अंग हैं। और ये जो काम करती है वो समाज की इच्छा के लिए करती है, क्योंकि सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में अपने अधिकारों को सौंपा जाता है। और सामान्य इच्छा वह इच्छा है जो किसी का मतलब इसमें स्वार्थ नहीं छिपा होता, है ना। तो अब ये जो काम करेगी तो ये आपकी ही भलाई के लिए करेगी। जैसे कि सपोज आप पैसा कमाते हैं, आप इनकम टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है।